आज हम लोग फिजिक्स में जो 11 का हम लोग का है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करें, जो कि लास्ट चैप्टर भी है एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है वेव्स। और इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं राइस ट्यूटोरियल ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें प्राप्त कर सकते हो। और क्लास 12 के भी जितने मटेरियल है वो भी सारे मिल जाएंगे। जेईई मेंस, एडवांस, न्यू या नीट, इन सब को प्रिपरेशन कर लेंगे। तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना यूज़ कर सकते हो। उसके आधार पर तुम हमसे पर्सनल टाइम भी ले सकते हो अपने किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए या तुमको अपने कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का जो लेक्चर है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, और खास करके वेव्स, ऐसा वेव जो कि जिसको चलने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग मटेरियल वेव कहते हैं। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको कि चलने के लिए मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी चर्चा हम लोग क्लास 12 में करेंगे वेव में। तो हम लोग का जो वेव आज होगा दैट इज मैकेनिकल वेव और मटेरियल वेव। तो ऐसे वेव जिसे चलने के लिए मटेरियल की आवश्यकता हो दैट इज मैकेनिकल और मटेरियल वेव। द वेव्स which require a medium to travel is called material or mechanical wave. Is called material or mechanical wave. Is called material or mechanical wave. इज मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव में जो तुमको मटेरियल मीडियम होते हैं और जिसको मटेरियल नहीं चाहिए दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से क्रिएट होते हैं। और तो उसकी चर्चा हम लोग जो है क्लास 12 में ही करेंगे, क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी जो हम लोग का वेव है दैट इज मटेरियल या लाइट वेव से, लाइट वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक प्रकार है। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मटेरियल वेव में तुमको दो तरह के वेव हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। वेव पहले क्या होता है इसको समझे। व्हाट इज वेव? वेव हुआ तुमको देते इज ए डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग इन ए मीडियम दैट इज कॉल्ड वेव। ए डिस्टर्बेंस गोइंग इन ए मीडियम इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। और जैसे कि एक डिस्प्लेसमेंट, डिस्टर्बेंस का मतलब यह हुआ कि जब किसी मीडियम के पार्टिकल को हम लोग वाइब्रेट कराते हैं, ऑसिलेट कराएंगे, तो उसके कारण दूसरे जो उसके एडजॉइनिंग पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट करते हैं और इस प्रकार से पूरे मीडियम में एक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये डिस्टर्बेंस जो कि इस वाइब्रेशन, जैसे कि रस्सी का अगर एक छोर है हमारा, रस्सी का जैसे इसे कल्पना करें, रस्सी का तुमको ये एक इंड है, दोनों तरफ से मान लो तो ये फिक्स है, तो इसका या गिटार, सितार, इन सबों में तुम देखता हो, इसको इसके एक इस पार्ट को अगर हम किसी चीज से हिलाएं, या उंगली से भी आप कर सकते हैं, या एक दिया हुआ रहता है बजाने के लिए भी सब का रहता है, प्लेइंग, जो कितना भी वायर का इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर हम इसको वाइब्रेट करते, मान लेते हैं कि ये अभी स्ट्रिंग है, तो ये तुमको यहां इस पार्ट को हम वाइब्रेट किया ऐसे, तो यहां से यहां तक ही जा रहा है अगर मान लेते हैं, तो इसके जब ये यहां तक जाएगा तो क्या ये पार्टिकल अपनी जगह पर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये एक डिस्टर्बेंस इसमें होगा। जब ये ऊपर जाएगा तो फिर आगे इसको भी डिस्टर्बेंस होगा। इस प्रकार से इसके वाइब्रेशन, जब इस पार्टिकल को, स्ट्रिंग के पार्टिकल को, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के पार्टिकल को जब हमने ऊपर नीचे वाइब्रेशन किया, ऑसिलेशन कराया इसको, तो ये इसके कारण इस पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण दूसरा पार्टिकल इसके कारण वाइब्रेट हुआ, इसके कारण अगला पार्टिकल वाइब्रेट होगा, और इस प्रकार से पूरे स्ट्रिंग में एक डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर गया। तो ये वेव ट्रेवल कर गया, इसमें कहते हैं। ये जो डिस्टर्बेंस जा रहा दैट इज वेव। और ये तुमको पार्टिकल का मूवमेंट अलग होगा और वेव जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा वो एक अलग वेलोसिटी होगा। तो इसी तरह से ये जो तुमको हो गया वेव स्ट्रिंग। और यहां पर जो देख रहे हैं कि ये जो तुम्हारा वेव है, वेव का मोशन और तुमको जो पार्टिकल के जब वाइब्रेशन के मोशन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह के वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये जो हमारा वेव हुआ दैट इज ट्रांसवर्स वेव। तो अकॉर्डिंग पहले हम लोग इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं। और जैसे एक इस तरह का हुआ, दूसरा हो सकता है कि जब जिस डायरेक्शन में वेव जाए उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन हो।
जैसे कि हम लोग जब यहाँ बोल रहे हैं, अभी यहाँ उंगली रखोगे, देखोगे तुमको हवा जो है यहाँ पर इस ढंग से वाइब्रेट कर रहा है। एयर पार्टिकल से जो साउंड अभी हम जो बोल रहे हैं, ये साउंड जैसे वाइब्रेट करते हुए जा रहा है। यहाँ पर रखोगे, देखोगे तुमको एयर तुम पार्टिकल इस ढंग से वाइब्रेट कर रहा हो, इस ढंग से ये ट्रेवल करते हुए जा रहा है। तो ये जो तुमको एयर का जो साउंड, एयर के वाइब्रेशन से जो साउंड क्रिएट हो रहा है, उसमें जो एयर का वाइब्रेशन का डायरेक्शन और जो साउंड के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, दोनों जो है साउंड वेव है, उस वेव का नाम हो गया। हमारे बोलने से जो वेव क्रिएट हो रहा है, दैट वेव इज साउंड वेव। और वो तुमको जो साउंड वेव का जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन और उसके जो कि एयर पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इस तरह का वेव को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जब दोनों परपेंडिकुलर होगा तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्स वेव। अब जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई एक पत्थर का टुकड़ा कोई जाकर के एक पौंड में डाल दिया, तो पत्थर को जब देखोगे कि पौंड में तुमको देखोगे पूरा एक तुमको डिस्टरबेंस पूरा पौंड में एक सर्कुलर टाइप का हर तरफ आगे बढ़ता हुआ जाएगा। और ये जो तुमको जो सर्कुलर में इस ढंग से देखोगे तुमको चलता हुआ, लेकिन पार्टिकल जो होते हैं वाटर के, वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे और ये डिस्टरबेंस इधर जाएगा। और तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जो कि तुमको जो वाटर पार्टिकल वाइब्रेट इन दिस डायरेक्शन एंड द वेव गोइंग पल्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन टेंजेंशियली तुमको। और अगर तुम देखना चाहो इसमें पार्टिकल, जो वाटर के जो पार्टिकल हैं वो अपने जगह पर ही रहते हैं, वो यहाँ के पार्टिकल उठ के यहाँ नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहाँ का स्ट्रिंग यहाँ नहीं क्या गया है, लेकिन एक डिस्टर्बेंस इसमें आगे बढ़ते जा रहा है। दैट डिस्टर्बेंस इज वेव। डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं। पार्टिकल इज नॉट वेव, मटेरियल इज नॉट द वेव। वेव इज ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विच इज नॉट ए मटेरियल। ये एक अलग कंसेप्ट है डिस्टर्बेंस, दैट इज वेव। और स्ट्रिंग जो ये जो पार्टिकल का मोशन अलग हो गया, पार्टिकल अपना मोशन कर रहा है, उसके कारण वेव क्रिएट हो रहा है। चाहे एयर, यहां पर वाटर पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है जिसके कारण एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। एयर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और यहां पर जैसे वाइब्रेट कर, एयर का यहां का जो पार्टिकल उठ के, ऐसा नहीं कि हमारे किसी जो स्टूडेंट बैठा हुआ है यहां उसके कान तक जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि यहां का पार्टिकल यहां वाइब्रेट किया एयर का, और ये दूसरे को वाइब्रेट किया, ये तीसरे को वाइब्रेट किया। इस प्रकार से क्या हो गया, ये वाइब्रेशन आगे बढ़ता गया। और इसका मतलब यह हुआ कि यहां के कण एक जगह के पार्टिकल दूसरे जगह पर नहीं उठ के जाते हैं, बल्कि सिर्फ डिस्टर्बेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। जैसे कि अभी मैंने पॉन्ड वाले केस में कहा, उसमें पॉन्ड में एक जगह पर तुम कॉर्क रख दो, जहां पर तुमने क्या किया है, जहां पर डिस्टर्ब हुआ है, तुम देखो कॉर्क अपने जगह पर अप डाउन करेगा, कॉर्क भागेगा नहीं वहां से, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल हैं वो अप डाउन कर रहे हैं, कॉर्क उसी जगह पर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो उसको ऑसिलेशन को देखना है तुमको, तो वो देखोगे तुमको कॉर्क का मोशन से तुम समझ सकते हो हाँ ऑसिलेशन क्या हो रहा है वहां पर हो रहा है। तो वहां पर देखो वो ऑसिलेशन वो अपने जगह पे होगा, कॉर्क अपने जगह पर रहेगा, क्योंकि पार्टिकल वो आगे पीछे नहीं जा रहा है तो वो भी नहीं जाएगा आगे, लेकिन डिस्टर्बेंस क्या होता जाएगा, पॉन्ड में आगे चलता जाएगा। तो ये तुम्हारा वेव की मतलब वेव का मतलब समझ में आ गया होगा। और इसमें दो तरह के हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू, यहां पर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन and particle direction of movement of particle waves are classified into two types। ये टू टाइप्स में, दो टाइप में क्लासिफाई होगा। नंबर ए हो गया, तुमको ट्रांसवर्स वेव लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव। द वेव in which the velocity of wave propagation is perpendicular to
मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल is called transverse wave। जैसे इसमें एग्जाम्पल है तुमको, ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल है तुमको वेव ऑन स्ट्रिंग, कॉमा, और जहां तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी में आते हैं, बट ये तुमको अलग हम लोग डिफाइन करेंगे बाद में। वेव्स ऑन वाटर इन ए पॉन्ड, लाइट वेव भी इसी में आता है, इसे बाद में इसकी चर्चा अगर करोगे ETC। चलिए लाइट वेव इसे लिख दिए। तो ये से तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तुम्हारे इसके ट्रांसवर्स वेव के ही पार्ट होते हैं। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है इसलिए, और इसका नेचर ट्रांसवर्स होता है तो उसको एक अलग ढंग से डिफाइन किया जाता है। तो जानकारी के लिए मैंने लिख दिया कि लाइट वेव इसी कैटेगरी में आता है। चलो दूसरा है तुमको, सेकेंड नंबर तुमको हो गया बी हो गया तुमको लॉन्गिट्यूडनल वेव। द वेव which propagate in the direction of propagation of medium particle is called longitudinal wave, चलिए इसका एग्जाम्पल जैसे अगर तुमको साउंड वेव, ये तुमको साउंड वेव। चलिए तो ये तुम्हारा हो गया लॉन्गिट्यूड, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। अब जैसे कि एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है 15.1 है, उसमें ये बताने के लिए कहा गया है कि कौन सा वेव होगा। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ वेव्स के बारे में, और उसमें बताना है कि ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है या दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो जो वेव्स है जैसे तुम्हारा दिया हुआ है, पहला है तुमको वेव्स, पहला क्या है तुम्हारा वेव्स ऑन स्प्रिंग का जब हम लोग साइड वेव जर्क करेंगे एक स्प्रिंग को तो कौन सा वेव क्रिएट होगा। अच्छा, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं 15.1 में, और तुम्हारा क्या 4 क्वेश्चन में पहला है वेव्स ऑन स्प्रिंग है, दूसरा क्या है, हाँ एक सिलेंडर में है, और तीसरा फोर्थ देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 15.1 देखते हैं। इसमें पहला नंबर है कि एक स्प्रिंग है और इसे अगर साइड वे जर्क दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर इसका मूवमेंट इस ढंग से हम लोग करते इस प्रकार से, तो क्या होता कि ये तुमको एक लॉन्गिट्यूडनल वे प्रोड्यूस होता, इधर की तरफ इधर वाइब्रेट करता। साइड वे जब जर्क करेंगे तो ये पार्टिकल इधर भी जाएगा, लेकिन ये इसके साथ साथ ये जो स्प्रिंग होगा, ये जो डिस्टर्बेंस तो इधर जाएगा इसका, और ये तुमको दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन टाइप का इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ये तुमको वाइब्रेट इधर से करेगा, लेकिन ये वेव इधर भी पार्टिकल वाइब्रेशन होने लगेगा। तो ये जो तुमको होगा, ये पार्टिकल तो ट्रांसवर्स तो लग ही, ये जब इधर करेगा तो वेव तो इधर ही जाएगा। तो ट्रांसवर्स और एज वेल एज इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों तरह के वेव का क्या आ जाएगा, इसमें कॉम्बिनेशन टाइप का आ जाएगा। दूसरा है तुमको एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में तुमको यहां पर गैस भरा हुआ है और इसमें पिस्टन लगा हुआ है। इसको अगर हम लोग पुश करेंगे इधर या अप डाउन करेंगे तो इसमें जो एयर कॉलम जो यहां पर है इसमें ट्रैप है, वह भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो जाहिर देखो वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन, इसको जो है इस ढंग से मूवमेंट करेंगे ऊपर नीचे, तो ये एयर कॉलम भी क्या वाइब्रेट करेगा, इसी ढंग से करेगा। तो ये दोनों कैसा लग रहा है तुमको, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तीसरा है तुमको जब कोई मोटर बोट चल रहा है तुमको एयर मतलब वाटर में,
जब मोटर बोट चलेगा तो इधर वाला भी वाटर डिस्टर्ब होता है, इधर वाला भी वाटर डिस्टर्ब होता है, तो ये दोनों तरह का वेव क्रिएट करेगा। ये तुमको लॉन्गिट्यूडनल और प्लस ट्रांसवर्स। ये मोटर बोट चल रहा है तुमको कहां पर, वाटर में, तो ये वाटर मतलब इधर के भी वाटर डिस्टर्ब होंगे, इधर वाला भी वाटर डिस्टर्ब होता है, तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसलिए ये क्या कहलाएगा तुमको, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में इसको हम लोग जान सकते हैं। और जहां तक अल्ट्रासोनिक वेव है या सोनिक वेव है, जो उसके साउंड का आएगा, तो साउंड कैसा वेव होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये तुम्हारा था जो कि 15.1 का तुम्हारा था। अब वेव के बारे में जैसे जानकारी मिल गई, तब हम लोग प्रोपेगेशन का या वेव के इक्वेशन, इन सबों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले कुछ सम डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर जो कि था ऑसिलेशन, जो चैप्टर था चैप्टर 14, उसमें भी हम लोगों ने देखा। और उसके बाद हम लोग वेव्स के जो है इक्वेशंस वगैरह को इसके बाद ऑब्टेन करेंगे कि इक्वेशन वेव को किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, ये डिस्टरबेंस को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे वेव को। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कुछ जो है तुमको डिफिनेशन के जो टर्म्स हैं, जो कि बहुत हद तक परिचित भी हो गया, ऑसिलेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी को रिपीट करते हैं, और लगभग डिफिनेशन तो उसमें था ही। जैसे एम्पलीट्यूड एक वर्ड होता है, तो पार्टिकल जो है अपने ऑसिलेशन में जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो पहला है एम्पलीट्यूड, फिर से इसको रिपीट करते हैं जो पिछला चैप्टर में पढ़ा है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, जो ऑसिलेशन के ही कारण वेव क्रिएट हो रहा है, मीडियम पार्टिकल अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, जैसे वेव को, अगर साइनोसाइडल वेव को की बात करें, साइन वेव्स जिसको कहते हैं हम लोग, जो वेव्स को दिखाने का एक तरीका है तुम्हारा, तो साइन वेव जैसे इस ढंग से वेरी करता है, ये तुमको साइन वेव हुआ, तो ये साइन वेव है। तो जब रस्सी वगैरह में क्रिएट हुआ या जहां भी इसमें क्रिएट हुआ, तुमको वेव को हम लोग साइन वेव के रूप में दिखाते हैं। तो ये जो तुमको है, तो ये जो तुम्हारा जैसे यहां पर का पार्टिकल, यहां का पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, ये अभी देख रहे हैं, ये सबसे मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, और इसमें यहां से यहां तक ये वाइब्रेट करेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया। और ये यहां का पार्टिकल भी यहां जाएगा, लेकिन अभी नहीं पहुंचा, अभी मीन पोजीशन पे, लेकिन ये अपना ऊपर नीचे कर रहा है, तो अभी यहीं पर है, कोई यहां वाला यहां है, तो इस ढंग से एक वेव का पैटर्न बना। रस्सी का हर एक जो पार्टिकल होगा वो अलग अलग फेज में क्या कर रहा है, ये तुमको कभी कोई ऊपर अभी जा रहा है, कोई अभी नीचे आएगा, तो ये अपना इस जगह पे वाइब्रेट करेगा, और सबको एक जगह पे देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक वेव बन जाएगा। ये किस तरह का चीज हुआ, फिर से इस बात को देखें। जैसे यहां के पार्टिकल को यहां पे मैंने अभी हिलाया, तो ये पार्टिकल तुमको अपने डिस्प्लेसमेंट पे चला गया, लेकिन ये इसके कारण यहां पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये अभी यहां पर होगा, और इस तरह से एक सीक्वेंस में सब क्या होता जाएगा, हर एक पार्टिकल एक समय में। ये शेप ऑफ स्ट्रिंग इन एट ए टाइम है, एक एट ए टाइम ये शेप ऑफ स्ट्रिंग हो गया, ऐसा वेव शेप हो गया अगर इस तरह का, तो ये साइन वेव के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। और ये जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट जो कि यहां जिस पार्टिकल का भी है, दैट इज ये क्या कहलाएगा, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये भी एम्पलीट्यूड। इस बात में एक बात जो तुमको जो कि है, देखो यहां के पार्टिकल अभी नहीं है, लेकिन जैसे ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, अगर सपोज दैट यहां पर, तो ये जो डिस्टेंस आगे बढ़ेगा वेव, तो ये पार्टिकल अब यहां वाला पार्टिकल ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां वाला पार्टिकल फिर क्या हो जाएगा, कुछ ही नीचे रह जाएगा, तो यहां वाला पार्टिकल कुछ नीचे आएगा, तो ये वाला पार्टिकल कहां हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो ये तुमको ऊपर नीचे सभी पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम का ये फिगर है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसको कहेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। दूसरा है, इसमें तुमको होता है वेव लेंथ एक होता है, ये टाइम पीरियड तो हो ही गया कि टाइम जितना देर में ये जो पार्टिकल है, जितना देर में एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा मीडियम पार्टिकल का एक जगह पर का, ये क्या कहलाएगा, इसका टाइम पीरियड। चलिए टाइम पीरियड भी लिख लीजिए, टाइम पीरियड, द टाइम इन विच medium particle complete one oscillation और वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड जो है तुमको जहां तक है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के रूप में, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड।
और एक टाइम पीरियड में वेव जितना, ये जो वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और याद तुमको जैसे देखो यहां से एक टाइम पीरियड में, जैसे यहां से यहां तक है तुमको वेव, अगर तुमको यहां से ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि सेम फेज में कहे जाएंगे, यहां का पार्टिकल और यहां का पार्टिकल जिसको हम लोग क्रेस्ट भी कर सकते हैं, यहां दोनों जो पार्टिकल हैं क्या है, सेम फेज में है, ये भी अब लौटेगा तो यहां भी क्या होगा, लौटेगा। तो ये तुमको एक टाइम पीरियड में तुमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया हुआ है, दैट इज ये वेवलेंथ, ये इसको क्रेस्ट भी कहते हैं। और ये तुमको ट्रफ की कहते हैं, यहां से यहां तक भी उसी ढंग से सेम फेज में आ गया, या तुम यहां से लेकर जैसे इस पार्टिकल का लोगे यहां से लेके यहां तक का, ये भी क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो ये सारे जो डिस्टेंस हुआ ये सब क्या कहलाएंगे, वेवलेंथ। यहां से लेके यहां पर देखो, यहां पर यहां भी कहोगे तो मीन पोजीशन पार्टिकल, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, ये इसका जाने का, और ये पार्टिकल भी क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये सेम फेज में नहीं हुआ, ये एकदम जस्ट अपोजिट फेज में, पाई का डिफरेंस है फेज का इसका। और यहां जब पहुंच जाए तो ये 2 पाई का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये दोनों पार्टिकल जो है 2 पाई, जबकि दोनों सेम फेज, 2 पाई का फेज डिफरेंस जब हो जाएगा तो ये तुमको कहते हैं सेम फेज में हो गया, मतलब कि ये वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस हो गया ये डिस्टेंस। तो मीडियम के वैसे 2 पार्टिकल जिसका कि फेज सेम हो उसके बीच का डिस्टेंस दैट इज वेवलेंथ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वेवलेंथ को डिफाइन कर लेते हैं। वेवलेंथ, wavelength, the distance between two particles in wave which has same phase, is called wavelength, or the distance traveled by wave, in one time period is called wavelength. It is denoted by lambda. इसको लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं, हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ जहां तक हुआ, इस अगर फिगर में इसमें दिखाना चाहें हम लोग वेव में, तो वेवलेंथ कहां से कहां तक हो गया तुमको, ये जैसे ऊपर का, जैसे ऊपर से ही लें सेम फेज में हो गया, इसको भी वेवलेंथ कह सकते हैं हम, ये भी लैम्डा हुआ। या तुमको ये जो पार्टिकल यहां से यहां तक जो है तुमको फिर सेम फेज में, ये भी वेवलेंथ कहलाएगा। या तुमको ये नीचे जो तुम्हारा है यहां से यहां तक, ये भी क्रेस्ट जो ट्रफ का जो डिस्टेंस हुआ ये भी लैम्डा होगा। किसी भी पार्ट का, ये जैसे यहां तक कि ये वाला तुम्हारा हुआ, और यहां पर जो तुम्हारा आएगा पार्टिकल जो कि तुम्हारा सेम फेज में है, दैट इज क्या हो गया, तुम्हारा वेवलेंथ हो जाएगा। तो वेवलेंथ हो गया तुमको डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, दैट इज वेवलेंथ। और एक होता है तुमको वेलोसिटी ऑफ वेव, एक होता है एंगुलर तुमको नंबर ऑफ वेव को हम लोग कहते हैं वेव नंबर, और एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है तुमको। तो ये सभी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई इंटू म्यू। तो ये तो पहले से पढ़ा ही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वेव नंबर देखते हैं, एंगुलर वेव नंबर और वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 meter length is called wave number। तो वेव नंबर क्या हो गया तुमको, दैट्स इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा। लेमडा डिस्टेंस में एक वेव होता है, तो 1 मीटर में कितना वेव होगा, ये 1 बाय लेमडा वेव होगा। चलो अगला है तुमको एंगुलर वेव नंबर। इसी में अगर एंगुलर वेव नंबर की बात करें, एंगुलर वेव नंबर ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं हम लोग इसमें, तो जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, दैट्स इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा। मतलब कि
2 पाई एंगल में कितना वेव होगा, दैट इज 2 पाई बाई लेमडा कहते हैं। और जैसे कि 2 पाई इसमें से, तो 2 पाई बाई लेमडा का हम लोग क्या कहेंगे, वेव नंबर कहते हैं, के डिफाइन करते हैं। अब है तुमको रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव स्पीड। और वेव स्पीड क्या हुआ था, वेव स्पीड हुआ कि 1 सेकेंड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज कॉल्ड वेव स्पीड। और दोनों के बीच में जो एक फॉर्मूला हम लोग का होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, जो पढ़ा होगा तुमको क्लास 9 में भी। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी एक फॉर्मूला हम लोग प्रूव करते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव v इक्वल्स टू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी न्यू हो गया तुमको, फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ लेमडा। तो ये तुम्हारा हो गया फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये तुमको v इज इक्वल टू हो गया फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये तुम्हारा हो गया v इक्वल्स टू न्यू लेमडा। चलो इसको देखो प्रूव करते हैं। और तुमको ये क्या था, वेलोसिटी मतलब क्या था, द डिस्टेंस, वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी v इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय wave in 1 second, per second is called velocity of wave। ये वेव वेलोसिटी हो गया। और कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, v इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तुमको वेवलेंथ में जहां तक है, हम लोग जानते हैं कि अगर एक टाइम पीरियड में ये लेमडा डिस्टेंस तय करता है, तो 1 सेकेंड, t सेकेंड में ये लेमडा डिस्टेंस जाता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कितना हो गया, t सेकेंड में ये जाता है लेमडा डिस्टेंस, ये हमको पता है वेवलेंथ के डिफिनेशन से। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, दैट इज लेमडा बाई टी जाएगा, ये लेमडा बाई टी। तो 1 सेकेंड में जो गया दैट इज लेमडा बाई टी। ये वेवलेंथ का डिफिनेशन था कि टी सेकेंड, 1 टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये लेमडा का इक्वल। तो वेलोसिटी हो गया कि 1 सेकंड में जितना ट्रेवल किया दैट इज लेमडा हो गया, लेमडा बाई टी हो गया। तो यही वेलोसिटी हो गया। और 1 बाई टी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख देते, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ आ गया तुम्हारा। तो यही तुम्हारा हो गया एक फॉर्मूला हो गया, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, न्यू इंटू लेमडा। इसको क्लास 9 में v इक्वल टू एन लेमडा के नाम से भी पढ़ा होगा शायद। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को n भी लिखा जाता था 9th क्लास में, अभी तो खैर न्यू से हम लोग लिखेंगे जो कि हमारा सिंबल है। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब है तुमको इक्वेशन ऑफ हम लोग ट्रेवलिंग वेव, जो कि प्रोग्रेसिव वेव, जो स्ट्रिंग में जैसे वेव प्रोड्यूस हो रहा है, वह प्रोड्यूस स्ट्रिंग में धीरे धीरे आगे जा रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं इसको, प्रोग्रेसिव वेव, इसका इक्वेशन लिखना है। एक वेव हमने क्रिएट किया किसी स्ट्रिंग में, अगर मान लेते हैं तो उसके जो पार्टिकल हैं वो y डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, और जो कि वेव है तुमको x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो तुम्हारा होगा, ये वेव है तुम्हारा, इस ढंग से क्या हो रहा है, ये जा रहा है। तो यहां पर के जो पार्टिकल हैं, कोई जहां पर कि मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है जहां का कि x कोऑर्डिनेट, जहां पे ये जो कि रस्सी का यहां पर ऑरिजिन अगर हम लोग फिक्स कर लें, इस जगह पर मान लेते हैं कि चलो यहीं पर स्ट्रिंग का इस जगह पर ऑरिजिन सेटअप कर ले, कहीं पर भी ये ऑरिजिन अगर मान लेते हैं यहीं पर स्ट्रिंग का इसका ऑरिजिन ले लिए, चलिए तो ऑरिजिन है। तो यहां पर जो किसी भी जगह पर एक पर्टिकुलर जगह जिसका कोऑर्डिनेट x होगा, x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब किसी भी पोजीशन पर जहां पर कि स्ट्रिंग का ये तुमको इधर की तरफ x एक्सिस लेंगे हम लोग, ये x एक्सिस ले लिए, और इस साइड जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो पार्टिकल जो डिस्प्लेस होगा, ये इसका डायरेक्शन क्या ले लेंगे हम लोग, y एक्सिस हो गया तुम्हारा, ये y एक्सिस हो गया। पार्टिकल जाएगा y डायरेक्शन में जाएगा, और तुमको ये वेव जाएगा x डायरेक्शन में, ये वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन हुआ। तो कोई पार्टिकल मतलब मान लेते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट अभी x है,
और टी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम टी में इसका जो पोजीशन कितना होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको हम लोग y कह दें। तो हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल x, t इज y x t, ऐसा लिख दीजिए, इज y x, t। एक पर्टिकुलर टाइम में इसका, इसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं, y डायरेक्शन में ये कितना जाएगा, जबकि ये तुमको x, t, मतलब ये जनरल पोजीशन हुआ। और अभी अगर देखें हम लोग तो ये जो पल्स होगा, अगर मान लेते हैं कि तुमको जब यहां पर है, जो कि तुमको जब यहां पर जो पल्स की t दूरी पे होगा ये वेलोसिटी, तो इस जगह पर ये कब रहा होगा, ओरिजिन पे ये कब रहा होगा। अगर वेव जा रहा है ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन, वेव ट्रेवल इन x डायरेक्शन जा रहा विद स्पीड v, वेव ट्रेवल विथ स्पीड v in positive x direction, then this pulse is at t minus x by v at x is equal to 0। मतलब देखो क्या हुआ कि जब यहां पर का जो कि x डिस्टेंस में जाने में इसका जो तुमको टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, ये x बाई v टाइम लगा होगा। तो x बाई v टाइम में ये कितना डिस्टेंस चला गया होगा, ये x में। अगर ये t टाइम पर यहां पर है पल्स, और एक ही बार जो कि एक बार रस्सी को ऐसे कर दिया किसी ने, तो यही पल्स कभी यहां है, फिर यहां गया, यहां गया, यहां चलता जाएगा। तो ये जो पल्स होगा, ये पल्स तुमको, एक पल्स जो किया हमने, तो जैसे कि एक पल्स तुम्हारा यहां पर जैसे किसी ने दिया, जैसे कि एक पल्स का मतलब ये हुआ तुमको, जैसे कि ऐसे समझें इसको, एक पल्स मतलब कि यहां पर है, जैसे कि स्ट्रिंग को अभी तुमको किसी ने ऐसा वाइब्रेट करा दे, जिस यहाँ का पार्ट ऐसे होगा, यहाँ होगा इस ढंग से, और ये धीरे धीरे ये जो पल्स है, अभी जो ये पल्स है अभी यहाँ आती है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और यही पल्स हम कह रहे हैं कि ये कहाँ पहुंच गया है तुमको, टी टाइम में कहाँ पहुंच गया है तुमको, ये एक्स पर चला गया, ये एक्स पर, तो यहां पर कब रहा होगा ये, तो यहां पर से यहां तक जाने में एक्स बाई वी टाइम लगा होगा इसको, तो इसको यहां पर होगा टी माइनस एक्स बाई वी टाइम में होगा। यहां पर टी टाइम में है तो यहां पर जो है टी माइनस एक्स बाई वी टाइम में होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि y जो कि डिस्प्लेसमेंट जो कि x, t में होगा, दैट्स इक्वल्स टू y x इज इक्वल टू 0 पर होगा। ये किस टाइम में, t माइनस एक्स बाई वी टाइम में होगा। तो एनी टाइम फंक्शन, ये जैसे कि आप देखो, ये तुमको ये x इक्वल टू 0 पर का हो गया, तो ये तुमको x अगर तुमको इसमें बाद में सेटल करेंगे, तो एनी फंक्शन जिसमें कि t माइनस एक्स बाई वी का फंक्शन होगा, वह क्या करेगा, इसके वेव को, जो का ओरिजिन पर का जो वेव होगा उसको रिप्रेजेंट कर देगा ये। तो एनी फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी कैन रिप्रेजेंट traveling wave going in x डायरेक्शन। तो ये तुमको t माइनस एक्स बाई वी का कोई भी जो सुटेबल फंक्शन होगा वो क्या बता सकता है हमको, वेव का इक्वेशन बता सकता है जो कि x डायरेक्शन में जा रहा है। तो एफ टी माइनस एक्स बाई वी, तो जैसे कि हम लोग इसमें एक सुटेबल फंक्शन लिख सकते हैं। अगर जहां तक कि ऑसिलेशन के बारे में हम लोग पढ़े कि तुमको जो कि अगर कंटिन्यूअस ऑसिलेशन और साइन वेव या कॉस वेव इसको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो एक सुटेबल फंक्शन का मतलब ये हुआ कि तुमको उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनली वो क्या हो, सही हो। तो इस आधार पर हम लोग एक जो सुटेबल फंक्शन लिख सकते हैं, y x, t इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड हो गया, ये तुम्हारा लिख दिया a साइन, यहां पर इसका t माइनस एक्स बाई वी का फंक्शन t माइनस एक्स बाई वी। ये एक इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, इट इज ए टाइप ऑफ, इट इज एन इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। इट कैन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव,
प्रोग्रेसिव वेव ऑन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में ही होगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये तुमको एक्स डायरेक्शन में ये जा रहा है वेव, तो ये तुमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए हुआ ये, तो स्ट्रिंग के वेव को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वाई एक्स कॉमा टी जैसे तुम्हारा हो गया दैट्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस, इसको जैसे इसी को अगर लिख दें ए साइन ओमेगा को अगर ब्रैकेट में कर दें ओमेगा टी बाय वी, ओमेगा बाय वी को हम लोग के कहते हैं, वेव नंबर जो अभी डिफाइन किए थे उसी के बराबर हो जाएगा। देखो ओमेगा बाय वी इज इक्वल टू, ओमेगा को हम लोग 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कहते हैं और वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कहते हैं, दैट्स इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज इक्वल टू के कहे थे इसको, दैट इज वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, इनफैक्ट एंगुलर वेव नंबर इसको कह सकते हैं। तो इसको इक्वेशन को ओमेगा बाय वी को क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तुमको, या के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अगर इसमें दोनों में क्या अंतर है कि ये तुमको टी मतलब एक्स डायरेक्शन में ही दोनों जाता हुआ दिखेगा, के एक्स में फेज का अंतर होगा, फेज में पाई का डिफरेंस हो जाएगा। अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस, और आई कैन राइट वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, दोनों में फेज में पाई का डिफरेंस है ये तुम्हारा। और अगर तुमको जैसे पाई बाय 2 का डिफरेंस होगा तो कॉस में भी इसको लिख सकते हो, ये तुमको वेव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कॉस में भी लिखा जा सकता है इसको। तो ये तो तुमको फेज के आधार पर, या नहीं तो जनरल में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिख दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग फेज में क्या हो जाएगा वो डिसाइड हो जाता है। अगर वेव तुमको जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के बजाय निगेटिव एक्सिस में, तो ये तुमको टी मतलब इसमें हो जाएगा तुमको ओमेगा टी प्लस एक्स वाई भी का फंक्शन हो जाएगा ये। इफ द वेव गोइंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो तुमको ये जैसे कि निगेटिव में जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो यहां पर जाएगा तो ये तुमको इधर जाने में क्या लग जाएगा, उसका टाइम तुमको अलग लग जाएगा, उल्टा चल के आएगा तो इसमें टाइम और बढ़ जाएगा। एनी फंक्शन ऑफ टी प्लस एक्स वाई वी रिप्रेजेंट वेव गोइंग ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा हो जाएगा जैसे कि इसका एक सुटेबल फंक्शन लिख सकते हैं, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स कह सकते हैं, मतलब टी प्लस एक्स वाई भी कीजिएगा तो ये तुमको क्या हो जाएगा, ये बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलता हुआ वेव होगा। जो तुमको माइनस रहेगा तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और ये माइनस, ये बीच में प्लस है तो ये नेगेटिव एक्स, मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ ये मोशन कर रहा है। और इसमें जैसे एक्स का वैल्यू जैसे तुमको अब जैसे ये सब इक्वेशन में क्या है, जैसे कि हम लोग अगर इसको जनरलाइज करेंगे इक्वेशन को, y इज इक्वल टू जैसे है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें देखो ये तुमको जैसे कि अगर चाहे शेप ऑफ स्ट्रिंग चाहिए कभी, तो किसी भी टाइम पर शेप अगर स्ट्रिंग का चाहिए तो उसमें क्या कीजिए, उस टाइम पर जिस टाइम पे आपको शेप चाहिए तो उसका जैसे उसका जीरो रख दीजिए, और एक्स का एक फंक्शन आ जाएगा आपका, उसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, तो उस समय का क्या निकल जाएगा, शेप निकल जाएगा। टी किस टाइम पे आपको शेप चाहिए तो टी का वो वैल्यू पुट कर, जैसे टी को जीरो चाहिए, जीरो पुट कर दीजिए, और उसमें जो पार्टिकल का जो तो एक वाई और एक्स में एक रिलेशन बच जाएगा ये, तो वह तुमको एक्स का उसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वाई और एक्स के बीच में, तो वो शेप ऑफ क्या दे देगा, स्ट्रिंग दे देगा। और अगर जैसे कि तुमको किसी x इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है वह उसका मोशन का कोई चाहिए, क्या होगा, तो देखो तुमको x इक्वल टू 0 रख दो तो ये क्या देगा, ए साइन ओमेगा टी, एसएचएम को दिखा रहा है। किसी भी पोजीशन पर के पार्टिकल किस समय कहां रहते हैं तो उसमें x का वो पर्टिकुलर वैल्यू आप पुट कीजिए, यहां पर जैसे x का 0 पुट कर दिया आपने, तो ये ओरिजिन पर के पार्टिकल का क्या देगा, इसका इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दैट इज ये एसएचएम का इक्वेशन है। यहां पर ये अपना वाइब्रेट क्या कर रहा है, अपना कर रहा है, तो अलग अलग जो उसका ग्राफ होगा उसको प्लॉट हो जाएगा। तो अगर तुमको इसमें जो है कभी भी जनरल जो है तुमको अगर शेप ऑफ स्ट्रिंग चाहिए तो आप क्या पुट करेंगे, टी इक्वल टू वो टाइम पुट करेंगे जिस समय का आपको शेप ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, तो आपको शेप ऑफ स्ट्रिंग बताएगा ये इक्वेशन। और किसी एक जगह के पार्टिकल का पूरा का वाइब्रेशन का चाहिए, उसका मोशन एसएचएम को देखना है, तो उसमें उस एक्स को वहां पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो उस अलग अलग टाइम पर क्या बता देगा, उसका पोजीशन बताएगा इस इक्वेशन में। तो ये तुमको हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, दैट इज इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी कोई सुटेबल फंक्शन होगा जो कि सिस्टम को बता सकता है, जैसे जनरली तो हम लोग साइन वेव के रूप में ही सबको वेव को पढ़े हैं पिछले चैप्टर में भी, और जाहिर है कि किसी भी वेव को हम लोग साइन कॉस के सम में लिख भी सकते हैं। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। 15.2 क्या है इक्वेशन, बोलो। बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक इक्वेशन है, लिखते हैं, रुको, एनसीईआरटी एग्जांपल 15.2 का बात है ये।
तो अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो वाई एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू कितना है 0.005 साइन 80 एक्स माइनस 3t। तो ये होगा तुमको के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसमें निकालना क्या क्या है आपको? एम्पलीट्यूड तुम्हारा ये हो गया। एम्पलीट्यूड तुम्हारा क्या होता है, जैसे कि इसका कंपैरिजन कर लें तो वाई एक्स टी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ए साइन, पहले ओमेगा टी है यहां पर 80t, तो दैट इज ओमेगा टी माइनस क्या हो गया ये के एक्स। ये इक्वेशन हम लोग इसी से कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो एम्पलीट्यूड ए कितना है आ गया हमारा 0.005, डायरेक्ट एसआई यूनिट में होगा तो ये एम्पलीट्यूड हो गया तुम्हारा, ये एम्पलीट्यूड हो गया। ये एम्पलीट्यूड तुम्हारा आंसर ही हो गया फर्स्ट पार्ट का। दूसरा है तुमको ये आंसर हो गया इसका। दूसरा क्या चाहिए और वेवलेंथ चाहिए। चलिए तो ओमेगा क्या हो गया तुम्हारा, ओमेगा इक्वल्स टू 80 हो गया ना, ओमेगा इक्वल्स टू 80 रेडियन पर सेकेंड में हो गया, रेडियन पर सेकेंड यूनिट में होगा ये। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है रेडियन पर सेकेंड में, या 2 पाई बाई लेमडा। ये क्या होगा तुमको ओमेगा का वैल्यू, मतलब कि ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी चाहिए तुमको। कौन सी चाहिए फ्रीक्वेंसी, क्या चाहिए लेमडा चाहिए तुमको सर, हाँ। और वेवलेंथ चाहिए क्या, बोल वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ तो के से निकलेगा, तो के लिख देते। के इक्वल टू कितना हो गया 3, ओमेगा हो गया 80, के इक्वल टू 3 हो गया पर मीटर में। तो के को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय लेमडा इक्वल्स टू 3। तो लेमडा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, तो 2 इंटू 3.14 बाय 3, तो 6.28 बाय 3, तो 2.09 मीटर। ये हो गया 2.09 मीटर, ये हो गया वेवलेंथ हो गया। चलिए अगला और पार्ट है फ्रीक्वेंसी, हाँ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा है हमारा 80, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, या टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा 2 इंटू 3.14 बाय 80, ओमेगा का वैल्यू 80 था ना, दैट मच सेकेंड। तो ये काफ़ी छोटा हो गया जो टाइम पीरियड हो गया। तो कितना हो गया टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी हो गया 2 इंटू 6.28 बाय 80, यही ना हो गया। तो 6.28 बाय 80 सेकेंड, बहुत छोटा टाइम आ गया। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय टाइम पीरियड, तो 80 बाय 6.28, इतना हार्ड हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तुम्हारा आंसर आ गया। तो यही तुम्हारा था क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो तो और इसके बाद है तुमको अब क्या है टॉपिक, स्पीड ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। तो ये तो हम लोग बता ही चुके हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और है तुमको स्पीड जो तुम्हारा किसी भी मीडियम में जो तुम्हारा स्पीड होता है, किसी मीडियम में स्पीड जो कि तुम्हारा होता है, ये तुमको डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये तुम्हारा तो ये पैरामीटर हुआ। लेकिन एक्चुअली में जो डिस्टेंस होता है तुमको, जो स्पीड ऑफ जो कि वेव होगा तुम्हारा स्ट्रिंग में, उसके टेंशन और उसके मास पर निर्भर करता है, जो इनर्शियल प्रॉपर्टी इनर्शिया पर। तो ये तुमको दो चीज पर डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी ऑफ, जहां तक कि तुमको जो ट्रांसवर्स वेव जो हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रिंग में, उसका जो वैल्यू होता है वेलोसिटी का, वह उसके मास वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। तो जाहिर है इसका प्रूफ तो नहीं दिया हुआ है तुम्हारा, तो जाहिर है कि SCR-1 ग्रुप में तो प्रूफ दिया हुआ है, लेकिन प्रूफ छोड़ ही दे रहे हैं एनसीईआरटी के मुताबिक है। तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन टेंशन ऑन स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये तुम्हारा है, जैसे कि अब इसको जैसे कि तुमको डायमेंशन एनालिसिस से भले इसमें रिलेशनशिप क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। तो ये तुम्हारा जो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, वेलोसिटी
v इक्वल्स टू रूट अंडर टी बाय एम लिखा होगा तुमको, जो कि डायमेंशन इस पर डिपेंड करता है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला से हम लोग इसमें स्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशन। तो जहां तक कि है टी क्या हो गया तुम्हारा, ये टी हो गया टेंशन इन स्ट्रिंग, यहाँ टी टाइम पीरियड नहीं है, ये टी है टेंशन इन स्ट्रिंग, और एम मास नहीं है बल्कि मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज मास बाय मास ऑफ स्ट्रिंग बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये दोनों के रेशियो से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, मास बाय लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया तुम्हारा ये। तो ये हो गया तुम्हारा इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा। तो अब है तुमको इसका जो वैल्यू है तुमको मास पर यूनिट, इससे तुमको इसका वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज 15.3, क्या है क्वेश्चन, उसमें दोनों का डाटा दिया हुआ है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल कितना है उसमें, पढ़ो क्वेश्चन। 0.72 मीटर लॉन्ग है, 0.72 मीटर, हैविंग मास 5×10⁻³ kg। तो m जिसको हम लोग मास पर यूनिट लेंथ कर रहे हैं, जो इस फार्मूला हमको जरूरत पड़ेगा, तो मास बाय लेंथ होगा, तो 5×10⁻³ हो गया ये kg में, 5 kg बाय लेंथ कितना 0.72 मीटर, तो ये 5 है यहाँ 0.72, तो 500 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो 500/72, तो 250/36 और 125/18, हाँ इंटू हो गया तुमको 10⁻³ kg पर मीटर। हम इसको बाद में यहाँ पे निकाल देंगे है। और टेंशन इन स्ट्रिंग कितना है 60 न्यूटन, टेंशन दिया हुआ 60 न्यूटन स्ट्रिंग। तो वेलोसिटी हमें निकालता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, वेलोसिटी ऑन वेव, वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग v इक्वल्स टू रूट अंडर टी बाय एम। तो रूट अंडर टी का मतलब कितना होगा 60 बाय 125 इंटू 10⁻³ इंटू कितना होगा 18, इंटू 18 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 60 और कितना है 125, तो 12 बाय क्या होगा 25, और 12 इंटू कितना होगा ऊपर 18 इंटू 12 216 बाय कितना हो गया था 25, 216/25, तो 9 से थोड़ा कम हो गया, तो 9 तो 3 मतलब 9 इंटू 10⁻³, तो 9000 से थोड़ा कम हुआ, तो 9000 से कम हो गया, तो कितना आंसर क्या दिया हुआ 93 मीटर पर सेकेंड, ठीक है आ जाएगा 93 मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा आ गया, तो ये वेलोसिटी निकल गया तुम्हारा। तो अब है तुमको वेलोसिटी, जैसे हम लोग देखें तो ये तुम्हारा हो गया वेव, हो गया तुमको स्ट्रिंग का वेव का। अब हम लोग वेव वेलोसिटी अगर चाहें साउंड वेव का, जैसे साउंड तुमको जब प्रोपेगेट करता है तो उसमें भी तुमको जो वेलोसिटी जो तुम्हारा होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है तुमको, वह तुमको उसके जो इलास्टिक प्रॉपर्टी हैं और उसके जो डेंसिटी हैं उस पर डिपेंड करता है। जो किसी मीडियम में अगर तुमको जैसे जब वेव ट्रेवल करेगा, तो अगर सॉलिड में ट्रेवल करा तो यंग मॉडुलस पे डिपेंड करता है, और अगर किसी मटेरियल मतलब किसी फ्लूइड में जाएगा तो उसका जो तुमको बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करेगा, और साथ साथ उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ये तुमको वेव जो तुमको वेव का जो वेलोसिटी है साउंड वेव का, ये तुमको डिपेंड करता है उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी और उसके डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन modulus of elasticity and density of the medium
फॉर सॉलिड मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब अगर इसकी सॉलिड मिल जाएगा दैट्स इक्वल टू रूट अंडर y बाय रो। y हो गया तुमको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो हो गया डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मीडियम, किस जो जिस मीडियम में जा रहा है उसकी डेंसिटी और उसके तुमको यंग। फॉर द फ्लूइड the velocity depends upon the velocity of sound depends upon bulk modulus of elasticity। तो v इक्वल्स हो जाएगा रूट अंडर b बाय रो हो गया, बल्क मॉडुलस बाय रो हो गया, ये b बाय रो। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट अंडर b बाय रो। ये तुमको बल्क मॉडुलस बाय, ये तुमको कुछ डिपेंड करेगा, ये बल्क मॉडुलस हो गया, b हो गया तुम्हारा बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम, b हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम और हो गया डेंसिटी ऑफ मीडियम, इस पर डिपेंड करेगा तुमको। तो अब जैसे कि तुमको बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, अगर हम लोग जो न्यूटन का कहना था कि ये जो तुमको जब जो साउंड चलता है किसी मीडियम में, तो उस जो इसके प्रोपगेशन के समय जो मीडियम पार्ट की मीडियम में जो है का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तो इसका अगर इस एजम्पशन के बाद हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके हम लोग चाहें तो बल्क मॉडुलस के बाय डेंसिटी को प्रेशर के रूप में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूटन एज्यूम दैट during wave propagation temperature remains constant, that is wave propagation is isothermal, wave propagation is isothermal process, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ऐसा न्यूटन का कहना था। तो न्यूटन का इस आधार पर जो न्यूटन का तुमको जो एजम्पशन था, न्यूटन का जो सोचना था कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, पी वी इक्वल्स टू क्या होगा तुमको एनआरटी होता है, पी वी इक्वल टू जब एन और टी से कांस्टेंट हो जाएगा पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट अगर कर दें हम लोग तो हम लोग पा सकते हैं u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो p इंटू डी वी प्लस v इंटू डी पी इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो गया। तो p डी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी हो गया, डी पी मतलब प्रेशर में चेंज हो गया, और दैट्स इक्वल्स टू p इक्वल्स टू माइनस क्या होगा तुम्हारा p मतलब कि होगा तुम्हारा v डी पी बाय डी वी, v डी पी बाय डी वी। तो P इज इक्वल टू माइनस वी, मतलब तुम्हारा हो गया ऊपर हो गया तुम्हारा dp बाय dv बाय v, ऐसा लिख दिया। और dv बाय v जो लिखे तो ये तुमको चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, ये चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हो गया तुमको अगर इतना प्रेशर में चेंज आने से इतना वॉल्यूम फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज ये तुमको कह सकते हैं इसको बल्क, मतलब ये जो कि तुम्हारा स्ट्रेन हो गया, ये वॉल्यूम स्ट्रेन इनफैक्ट वर्ड है इसका। ये डीवी बाय बी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या कहते हैं, इसको वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। और ये तुमको चेंज इन प्रेशर क्या हो गया तुमको, ये तुमको वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, ये वॉल्यूम स्ट्रेस प्रेशर जो तुम्हारा था ये स्ट्रेस हो गया तुम्हारा। तो ये जो तुम्हारा जो हो गया प्रेशर में जो चेंज हुआ उसके कारण ये वॉल्यूम स्ट्रेन डेवलप हुआ, मतलब वॉल्यूम तुमको अगर माइनस का साइन अगर प्रेशर बढ़ाइए तो वॉल्यूम तुमको क्या होगा, कंप्रेस होगा। और अगर प्रेशर को अगर क्या कीजिएगा, कम कीजिएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो तुम्हारा दोनों में माइनस का अंतर होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये बल्क मॉडुलस हो गया तुम्हारा, वॉल्यूम स्ट्रेन स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, दैट इज क्या हो गया तुम्हारा ये बल्क मॉडुलस। तो P इज इक्वल टू B हो गया, दैट इज बल्क मॉडुलस।
द बल्क मॉडुलस। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू रूट अंडर पी बाय रो हो गया। बी बाय रो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर पी बाय रो लिख सकते हैं इसको। रूट अंडर बी बाय रो था तो बी और पी क्या हो गया, बराबर हो गया, तो बी को क्या लिख दिया हमने, पी लिख दिया, पी बाय रो। अब जहां तक, लेकिन तुमको जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हारा यहीं पर दिया हुआ, जो यहीं पर पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है तुमको 15.4 है तुम्हारा। तो एसटीपी पर इस फार्मूला के आधार पर, न्यूटन फार्मूला के आधार पर हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए दिया हुआ है कि आप बताएं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होगा। तो पी बाय रो है तुम्हारा, तो पी भी इक्वल टू एनआरटी पर है तुमको। तो डेंसिटी अगर मानते डेंसिटी तो 1293 केजी पर मीटर क्यूब होता है ऐसे एयर का डेंसिटी, लेकिन उसमें दिया हुआ है डेंसिटी तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में तुम्हारा डाटा सप्लाई किया गया है तुमको, उसका जो है मास जैसे तुमको दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का देखो 15.4 निकाल, एग्जाम्पल में 15.4, तो ये तुमको निकालते हैं हम लोग कि वेलोसिटी कितना होगा। तो v इक्वल्स टू रूट अंडर पी बाय रो होता है। तो प्रेशर जहां तक है एसटीपी पर तो 1 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, और डेंसिटी कितना होगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एसटीपी पर जाहिर तक है कितना होगा वॉल्यूम, तुमको 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो इसका 29 ग्राम में दिया हुआ है, 29 ग्राम पर मोल एयर का क्या होगा तुम्हारा ये मॉलिक्यूलर वेट, और 22.4 लीटर क्या होगा इसका वॉल्यूम एट एसटीपी, एट एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम। तो ये तुमको मास बाय वॉल्यूम क्या होगा हमारा, डेंसिटी निकल गया एसटीपी पर, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया तुमको 29 बाय 22.4। ये तुमको अगर ग्राम को किलोग्राम लिख दिया, इसमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, वो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और लीटर को मीटर क्यों बदलेंगे 1000, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये तुमको 29 बाय 22.4 ये केजी पर मीटर क्यूब भी हो गया, क्योंकि दोनों का यूनिट बढ़ गया तुमको, 1000 से इसमें डिवाइड कर दिए, 1000 से नीचे डिवाइड कर दिए, दोनों 1000 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा निकल गया क्या चीज, ये डेंसिटी निकल गया। और जहां तक कि प्रेशर होता है हमारा, प्रेशर हमें पता ही है, प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 10⁵ पास्कल। अगर इस डाटा को यहां पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी बाय रो 1.013 10⁵ पास्कल बाय, और ये तुम्हारा हो गया डेंसिटी हो गया तुमको 29 बाय 22.4 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये जो तुम्हारा डाटा आएगा 10⁵ है तुम्हारा, ये बड़ा डाटा आएगा, ये तुमको 280 मीटर पर सेकेंड आएगा, 280 मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा इसका क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग साउंड का जो वेलोसिटी ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंटली द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। ये 330 मीटर पर सेकेंड तुमको 336 मीटर 330 340 इस सब के रेंज में होता है। तो ये जो डाटा है तुमको जो कि न्यूटन के जो फार्मूला के द्वारा जो निकाला गया, इसमें जाहिर है कहीं ना कहीं त्रुटि है, तभी तो ये तुमको 280 मीटर पर सेकेंड, और जहां तक कि 336 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों में तो काफी अंतर है। तो इसके लिए तुमको लैप्लास करेक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से ये मैच नहीं किया, इसका मतलब ये जो आइसोथर्मल जो प्रोसेस माना गया है न्यूटन के द्वारा, ये कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है इसमें। तो लैप्लास ने कहा कि जब वेलोसिटी तुमको, जब साउंड प्रोपेगेट करता है एयर बैग में, मीडियम या किसी भी मीडियम में, तो उस दौरान उस प्रोसेस में तुमको वह प्रोसेस जो है तुमको आइसोथर्मल नहीं होकर एडियाबेटिक होता है। तो एडियाबेटिक होता है, तो लैप्लास का कहना था कि लैप्लास corrected that the wave propagation in medium is adiabatic, not isothermal। मतलब ये इतना तेजी से होता है कि हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, तो हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिलेगा ऐसा कहना था। तो इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जैसा कि हीट में पढ़ा होगा, पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करना चाहें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड,
तो ये पी तुमको अगर ऐसे यू इंटू वी पे इसमें भी जाएगा तो वी टू दी पावर गामा इंटू पी का डिफरेंशियल हो गया डीपी प्लस क्या हो गया तुमको पी इंटू वी का गामा वी टू दी पावर गामा माइनस 1 एन वाला जो फॉर्मूला इंटू डी वी दैट्स इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो गया 0। तो यहां पर वी टू दी पावर गामा तुम्हारा था वी टू दी पावर गामा माइनस 1 है तुम्हारा, तो यहां पर तुमको है गामा, इसको राइट साइड कर देते हैं, तो गामा P इज इक्वल टू आ जाएगा तुमको माइनस हो गया तुम्हारा, ये चला गया तुम्हारा गामा P है तुमको, तो V टू दी पावर गामा इंटू डी पी, वी टू दी पावर गामा इंटू डी पी बाय गामा वी टू दी पावर गामा माइनस 1, वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी। तो एक भी बच गया ऊपर कट के तुम्हारा, यहाँ गामा माइनस 1 है, यहाँ गामा, तो क्या बच गया एक तुम्हारा, एक भी बचा, तो दैट इज गामा P इज इक्वल टू आ गया तुमको माइनस डी पी बाय डी वी बाय वी आ गया तुम्हारा ये दैट्स इक्वल टू बल्क मॉडुलस। ये क्या आ गया तुम्हारा, ये बल्क मॉडुलस ये आ गया। तो अब की बार जो बल्क मॉडुलस की जगह पे क्या आ गया, गामा P आ गया, नॉट P नहीं आया बल्कि इस बार क्या आ गया, गामा P। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हो गया तुम्हारा इस आधार पर रूट अंडर बी बाय रो होता था, तो बी बाय रो के बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, गामा P बाय रो लिख सकते हैं। और डायमीटर जहां तक कि गामा का वैल्यू, गामा फॉर एयर गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी होता है, गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू लगभग 7/5 फॉर एयर कह सकते हैं, फॉर एयर दैट इज 1.4। क्योंकि एयर में ज्यादातर गैस डायटोमिक है ऐसा मान सकते हैं, जैसे N2O2 लगभग 99% हो गया, N2 और O2 मिला के 99% लगभग क्या होगा तुमको डायटोमिक गैस ही हुआ, तो गामा कितना लगभग इक्वल होगा इसका, ये तुमको 7/5 डायटोमिक गैस का इसका गामा लेंगे, तो 1.4, तो रूट अंडर 1.4 तो 1.2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अब जो नया जो वेलोसिटी आएगा इसमें लेप्लास करेक्शन के आधार पर हम लोग को जो वेलोसिटी देंगे, तो गामा अगर उसका दे देंगे वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारा, रूट अंडर 1.4 इंटू 280 मीटर पर सेकेंड आया था इसका, इंटू 280 मीटर पर, तो 1.2, तो दैट 280 इंटू 1.2 मीटर पर सेकेंड, 336 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से इट मैचेस द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू से क्या होगा, मैच कर गया। इसका मतलब कि तुमको ये निष्कर्ष निकला कि जो वेलोसिटी जब साउंड में ट्रेवल करता है मीडियम में, तो वह इतना फास्टली जाता है कि उस समय जो है तुमको एक्सचेंज जो है एक्सचेंज हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और इसलिए ये प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबेटिक होता है। जहां तक कि वेलोसिटी ऑफ साउंड पर तुमको किसी का वेलोसिटी ऑफ साउंड पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसका प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इन सबों को अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का हम लोग को अब इसमें अभी जो है फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर गामा P बाय रो हो गया तुम्हारा। अब जहां तक कि वेलोसिटी ऑफ साउंड पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, तो टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा, तो टेम्परेचर तो देखते हैं टेम्परेचर का से क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा, प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा, और इसका क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो तुम्हारा होता है V इक्वल्स टू द रूट अंडर गामा P बाय रो होता है तुमको। आइडियल गैस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं तभी टेम्परेचर में आएगा, आइडियल गैस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, तो P बाय रो, P भी इक्वल्स टू nRT। तो n का मतलब हो गया तुमको मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, m बाय m नॉट, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT किसी गैस का, और मास बाय वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम को ले आइए, तो P बराबर हो गया तुमको m बाय वी इंटू RT बाय m नॉट, RT बाय m नॉट, m नॉट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये मास है, मास बाय गैस, मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया तुम्हारा, डेंसिटी। तो P इक्वल्स टू रो इंटू RT बाय m नॉट, या P बाय रो जो हो गया तुमको RT बाय m नॉट। तो ये तुम्हारा जो हो गया इस ढंग से, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा P बाय रो होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा P बाय रो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा P बाय रो। चलो तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पहले ये लिख लेगा तो ये लिखेगा, तो गामा P बाय रो, तो रूट अंडर क्या होगा तुमको गामा, अब P बाय रो का वैल्यू कितना आ गया, RT बाय m नॉट।
तो गामा भी एयर का कांस्टेंट ही होगा, आर भी कांस्टेंट होगा और मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट होगा। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है तुमको v प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी। ये टेम्परेचर इन केल्विन, ध्यान रहे, कोई आइडियल गैस इक्वेशन से आया है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल से होगा। तो ये टेम्परेचर भी, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा और टेम्परेचर घटने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगा और रूट टी के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा बट रूट टी के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इस वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज, डिक्रीजेज द टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेज। तो साउंड के साथ ये तुमको अगर अब जैसे कि तुमको इसमें कितना बढ़ेगा तो उसको जो है तुमको उसको ऐड करके तुम देख सकते हो, उसको जो कैलकुलेशन होगा उसके आधार पर क्वेश्चन बना सकते हो। अब तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, टेम्परेचर के साथ तुमको बढ़ता है। जैसे जैसे बढ़ेगा साउंड का टेम्परेचर, साउंड का वेलोसिटी भी बढ़ेगा। अब है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी जहां तक v इज इक्वल टू क्या था, रूट अंडर गामा p बाय रो। तो देखो p बाय दैट्स इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर गामा r t बाय m नॉट। इसका मतलब अगर जब तक टेम्परेचर इसका वैल्यू प्रेशर बढ़ाइएगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाता है और ये तुमको इसके इक्वल होता है। प्रेशर बाय डेंसिटी हमेशा, अगर टेम्परेचर नहीं वेरी कीजिएगा तो ये तुमको क्या होगा, ये p गामा पी बाय, तो बहुत लोग स्टूडेंट कंफ्यूज गलती क्या करते हैं, v प्रोपोर्शनल टू रूट पी उसको लगता है, लेकिन कभी भी प्रोपोर्शनलिटी लिखने के लिए बाकी जो चीज इस फार्मूला में उसको कांस्टेंट होना चाहिए। जब प्रेशर बढ़ाइए तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा कंप्रेस होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, तो उसका रेशियो कांस्टेंट रह जाएगा आपका। और इसीलिए कभी भी इसको v प्रोपोर्शनल टू रूट पी नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि जब तक प्रोपोर्शनलिटी तभी यूज कर सकते हैं जब बाकी चीज कांस्टेंट हो। जैसे P बढ़ेगा घटेगा तो डेंसिटी भी बढ़ रहा है, तो ये तुमको इसके बढ़ने से ये भी बढ़ घट रहा है। यहाँ पर जहां पर ये एक्सप्रेशन देखो, इसमें प्रेशर और डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा ही नहीं। तो प्रेशर डजंट इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड मतलब प्रेशर घटाने बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ जाता है, टेम्परेचर से ही रिलेट हो जाएगा जाकर के, तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। अब जैसे इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब कब, जैसे कि ह्यूमिड मतलब ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर एयर में अगर ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी अगर तुमको ज्यादा है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो है तुमको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये तुमको मॉइस्ट एयर जिसमें हवा मतलब पानी है, इज लेस देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर। देखो मॉलिक्यूलर वेट जो तुम्हारा है, ये एक बार में तुमको लगा कि कोई भी इसको गलत लगता है, क्योंकि किसी को भी ये कंफ्यूजन होता है सामान्यतः कि जो भींगा हुआ जब वाटर के साथ जब हवा है तो वह तुमको भारी होगा, जो कि बिल्कुल गलत कंसेप्शन है, जो कि मिसकंसेप्शन था स्टूडेंट के पास। कोई भी कॉमनली सोचता है कि जब ड्राई एयर तुमको हल्का होगा किसके कंपैरिजन में, मॉइस्ट एयर से, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा कि मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर क्या होता है, हल्का होता है किससे, ड्राई एयर से। ये बिल्कुल उल्टा है। देखो इसका प्रूफ मैं बता देता हूं, ये बिल्कुल कॉमनली ये बात कर सकते हो। देखो एक तो पहला है, तुमको मॉलिक्यूलर वेट पर आ जाओ, उस पर भी समझ में आ जाएगा। एयर का मॉलिक्यूलर वेट 29 ग्राम पर मोल कह रहे हो। वाटर का क्या होता है, वाटर मतलब कि तुमको जब रहेगा जो वेपर फेज में, दैट इज 18 ग्राम पर मोल है। तो वाटर का 18 ग्राम है और एयर का कितना मास है, 29। तो ऑफकोर्स कौन हेवियर हुआ, ड्राई एयर हेवी हुआ। दूसरा प्रूफ, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो वाटर को जब आप गर्म करते हैं, देखिए वाटर वेपर ऊपर जाता है, एयर नीचे रहेगा और वाटर वेपर कहां भाग रहा है, ऊपर। हल्का ही चीज ऊपर जाता है ना, तो हल्का है वो तभी तो क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि तुमको क्या होगा, इसका अर्थ ये हुआ कि जब वाटर मतलब कि यहां पर तुम्हारा जो कि हमारा फॉर्मूला था रूट अंडर आर टी बाय गामा आर टी बाय एम नॉट, अगर इसमें आ जाए हम लोग गामा आर टी बाय एम नॉट, तो मॉइस्ट एयर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा तुम्हारा, कम हुआ। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कम होगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या हो गया, घट गया। मॉइस्ट एयर का मॉलिक्यूलर वेट कम हुआ, इसलिए उसमें वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ह्यूमिडिटी के साथ वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज दी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगा।
और इसलिए कभी कभी ये भी देखते हो कि तुमको रात के समय में आवाज जो है तुमको ज्यादा स्पष्ट, एक तो खैर उसके भी सुनाई, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी रात के समय ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो उसका स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ेगा। तो ये तुम्हारा, ये तुमको वेलोसिटी ऑफ साउंड से जुड़ी हुई कुछ बातें हो गई। और वेलोसिटी ऑफ साउंड के बाद तुमको शायद एक ही एग्जांपल दिया हुआ था उसमें एनसीईआरटी बुक में, तुमको यहाँ तक इसका तो एग्जांपल नहीं है, उसका शायद दिया हुआ है सुपरपोजिशन ऑफ वेव ना, बीच में एग्जांपल तो नहीं है। तो अब तुमको ये जो लेक्चर है तुम्हारा यहाँ यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है साउंड वेव का जो है उसका देखेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दो वेव के मिलने से कैसे वेव बनेगा, स्टैंडिंग वेव, इन सबों की चर्चा करेंगे। और भी जो टॉपिक्स होंगे जिसके इसके पर डेट हम लोग करेंगे। तो इसमें जो तुम क्वेश्चंस वगैरह बनाओगे, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग करके तुमको जो है SCM की बुक में एक अलग से वेव्स ऑन स्ट्रिंग करके दिया हुआ है, उस चैप्टर को तुम बनाने की कोशिश करते हो। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से तुम हमसे संपर्क करके किसी भी प्रॉब्लम में मदद ले सकते हो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक पर के लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। इसके बाद लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।